दोस्तों नमस्कार। सिंगल विंडो स्कीम में क्या होता है, एक ही छत के नीचे सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा दी जाती है। और इस वीडियो में मैं आरएस प्रारंभिक परीक्षा, आरएस मुख्य परीक्षा और आरएस साक्षात्कार से संबंधित समग्र बातें बताने जा रहा हूं और वीडियो अंत तक देखिएगा। और एक डिस्क्रिप्शन में मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी पुस्तकें हैं, क्या गलती नहीं करें, उससे संबंधित एक 4000 शब्दों का लेख लिखा है। अगर सही में आरएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की रणनीति समझना चाहते हो तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं आरएस प्रारंभिक परीक्षा। दोस्तों क्या है, एक तरीके से तथ्यात्मक जानकारी है ना, फैक्चुअल चीज़ें हैं। और मुख्य परीक्षा क्या है, जो तथ्य है उनका एनालिसिस है। और साक्षात्कार क्या है, आपके व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान दीजिए, पिछले सालों के प्रश्न पत्र को देखिए, अच्छी स्तरीय पुस्तकें पढ़िए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखी है, उनसे अच्छे नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाएं इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने बता रखा है नोट्स कैसे बनाएं। एक अलग से इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने बता रखा है कि नोट्स कैसे बनाएं, आप देख सकते हैं। तो उन नोट्स का समय समय पे रिवीजन करते रहें और समय समय पे टेस्ट सीरीज देते रहें। और ज़्यादा इस पे प्रकाश नहीं डाला गया है प्रारंभिक परीक्षा पे, आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए, आपकी सारी शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, कहीं कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में दोस्तों क्या, आपने जो तथ्यात्मक जानकारी पढ़ी है उनका सही तरीके से प्रस्तुतिकरण, संक्षेपण के अंदर और आकर्षक तरीके से प्रस्तुतिकरण, डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, ऐसी प्रस्तुति की परीक्षक आपको अधिक से अधिक अंक देने को मजबूर हो जाए। सवाल ये कि मुख्य परीक्षा में अंक क्यों आते हैं, मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया है जिसमें प्रतियोगी छात्र मुझसे कहते हैं कि साहब नंबर आते नहीं तो क्या वाष्पीकरण में उड़ जाते हैं। तो समग्र चर्चा है कि मुख्य परीक्षा में अंक क्यों नहीं आते हैं। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक, जैसे सवाल पूछते हैं पनियारी, है ना, आप लिख करके आ जाते हो साहब राजस्थान का लोकगीत है। कुर्जा पूछते हैं, आप लिख करके आ जाते हो राजस्थान का लोकगीत है। लेकिन आप भूल करके आ जाते हो कि आरटीडीसी की एक होटल भी है। पनिहारी जब उसने पूछा तो हो सकता है परीक्षक के दिमाग के अंदर लोकगीत की कोई बात ही नहीं हो, है ना। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, परीक्षा में कोई भी तथ्य पूछे उससे संबंधित समग्र जो बातें हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। एक 15 शब्दों के अंदर पैटर्न लिखो। जैसे रिको पूछे आपसे, है ना, तो आप रिको की कार्य लिख देते हो। अरे रिको की कार्य नहीं पूछा, उसने सिंपल रिको पूछा है, तो आप बताइए किस साल में स्थापना हुई। 69 में स्थापना हुई। प्रयोजन क्या है, कैसा बड़ी औद्योगिक इकाई है उनको दीर्घकालीन सहायता है वो उपलब्ध करवाती है। फिर इसकी योजना कौन सी है कि साहब रिको की योजना उद्योगश्री योजना है और बड़े औद्योगिक पार्क वगैरह, ग्रोथ सेंटर वगैरह स्थापित करता है। और समसामयिक योजना, वर्तमान के अंदर हर सवाल को आप समसामयिक मुद्दे से जोड़ने की कोशिश करो। जैसे कोई कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या जो भी, इस तरीके से आप जोड़ने की कोशिश करो। एक क्या होता है दोस्तों, आप ये कहते हो कि साहब उस किताब से ये आ जाएगा, उस किताब से ये आ जाएगा। मैं कहता हूं कि जो आपको अच्छे तरीके से आ रहा है उसका प्रस्तुतिकरण अच्छे तरीके से कर दो, अंक वहीं आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, जैसे सूर्यमल मिश्रण की बात करते हैं तो सूर्यमल मिश्रण एक ऐसा है, आपने बार बार पढ़ रखा है, तो इसमें कम से कम आप 5 में से 4 अंक आ जाए ऐसा आपको लिखना ही चाहिए। लेकिन आप भूल जाओगे, आप क्या लिख दोगे कि आप ऐसे लिख के आ जाते हो साहित्यकार। नहीं भाई, किसके दरबारी कवि थे, तो बूंदी नरेश राम सिंह के दरबारी कवि, है ना, कवि। समकालीन संदर्भ तो देना पड़ेगा ना। फिर उपमा बताओ उनकी, वीर रसावतार ये इनकी उपमा थी। किस भाषा के अंदर लिखते थे, कि इस भाषा के अंदर लिखते थे। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, कि साहब वंश भास्कर है, वीर सत्सई है, छंदोमयुक है, ये है, ठीक है साहब। फिर उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उनको पूरा किसने किया था, कि साहब पूरा इसने किया था। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सारी बातें आ गई, लेकिन एक बात छूट रही है कि सूर्यमल जो मिश्रण है उनके योगदान को देखते हुए राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार देती है। राजस्थान सरकार के द्वारा इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो इस तरीके से समग्र जो है आपको समझ होनी चाहिए। इसके अलावा कोई साल, है ना, शताब्दी वर्ष मनाया जाता है किसी का, समसामयिक वजह से चर्चा में रहती है, तो भी उसका आप जरूर लिंक दीजिए। एक क्या होता है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में आप तैयारी करते हो, जैसे पर्यटन सर्किट है, आपने रट लिया कि साहब पर्यटन सर्किट इतने हैं, लेकिन वही पर्यटन
सर्किट आपको 50 शब्द में पूछ ले, राजस्थान के पर्यटन सर्किट, तो आप लिख तो दोगे कि साहब ये 8 या 9 जो भी पर्यटन सर्किट है, फिर उसमें आप जिले नहीं लिख पाओगे, कोई ना कोई जिला छूट जाएगा। ढूंढाड़ परिपथ लिख लो, बीच में एक कोई जिला है वो छूटेगा, और परीक्षा के अंदर जब आपका कोई जिला याद नहीं आ रहा है तो आप तनाव में आ जाओगे, और आपका जो सवाल है बहुत ईजी होते हुए भी आप अच्छा नहीं लिख पाओगे। जैसे मैं आपसे पूछूं राजस्थान के प्रमुख मेले, है ना, तो आप अलग अलग तरीके से बता दोगे ऐसे तो, है ना, और लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। कैसे कि साहब बीकानेर में ये मेला भरता है, जोधपुर में ये मेला भरता है, हाड़ौती के अंदर वो मेला भरता है, लेकिन 50 शब्द के अंदर सारे के सारे मेले लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो तब लिखे जाएंगे जब आप घर पे अभ्यास करके जाओगे। ऐसे 1 2 3 4 5 के साहब ये 3 नागौर के मेलों के नाम ये, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि साहब बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, इस तरीके से कहाँ भरता है, तिथि कब भरता है और आकर्षण क्या है। तो इस तरीके से अगर आप इन सारणी बना करके जब लिखोगे ना, तो फिर आपको बहुत अधिक अंक आएंगे और आप कंफ्यूजन में भी नहीं पड़ोगे। नहीं तो एक बार नागौर लिख दोगे, फिर बीच में कोई और मेला लिखोगे, फिर नागौर आओगे, तो आपका जो सीक्वेंस है ना, वो जो क्रम है वो आपका टूट जाएगा। एक क्या दोस्तों, हम रात दिन पढ़ते रहते हैं, सोचते नहीं है। जब मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयारी करो, आपको सोचो, है ना, क्यों, क्या, किस लिए, कैसे। जैसे राजस्थान है, राजस्थान की आप संस्कृति पढ़ लिया, आपने सारा पढ़ लिया, और एक साधारण सा सवाल पूछ ले राजस्थान की संस्कृति की विशेषताएं, तो होश उड़ जाएंगे, याद नहीं आएंगे। ऐसे बहुत बता सकते हो, आधा घंटा दे दे, सोच समझ करके बहुत बता दोगे। तो ऐसा कोई सवाल पूछे राजस्थान की संस्कृति, तो फिर सोचो आपके भारत की संस्कृति की जो विशेषताएं, वैसी तो विशेषता राजस्थान की होगी। तो अब सोचो कि सवाल कैसे पूछना चाहता है। जैसे बीए में आप ये आपने राजस्थान की संस्कृति की विशेषताएं पूछी, आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि आपको क्या लिखना है, तो आप जाओ बीए में जब आपने पढ़ाई की थी भारतीय संस्कृति की विशेषता। जब हम भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं कि साहब भारतीय संस्कृति प्राचीन है, भारत की संस्कृति आध्यात्मिक है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सनातन परंपरा रही है, धार्मिक रही है भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता की यहाँ पे परंपरा रही है ना, इस तरह। अब ये सवाल राजस्थान पे फिट करो, आ जाएगा कि साहब राजस्थान की संस्कृति प्राचीन है, कैसे है कि साहब आप, है ना, बूंदी का उदाहरण लेते हुए, बूंदी के कोई जगह का उदाहरण लेते हुए, पुरातात्विक स्थल भीलवाड़ा का कोई उदाहरण लेते हुए, आप पुरातात्विक स्थल का बताते हुए, आप फिर, है ना, ताम्रपाषाण सभ्यता का बताते हुए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा की चर्चा करते हो, आपको सब राजस्थान की जो संस्कृति है इतनी प्राचीन है। फिर आपको राजस्थान की संस्कृति है ना, अतिथि मेहमान परंपरा, अतिथि बहुत ज़्यादा, मेहमान बेटे अतिथि को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, आतिथ्य की परंपरा, ठीक है। फिर आप कहो कलम और तलवार दोनों की धनी रही है राजस्थान की संस्कृति। तो इस तरीके से भाव विस्तार के अंदर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी चित्रकला पढ़ते हो, आप पूरी राजस्थान की चित्रकला पढ़ लेते हो, लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान की चित्रकला की विशेषताएं कौन सी हैं, तो आपकी चित्रकला की विशेषताएं याद नहीं आएगी। 1 या 2 विशेषता लिखोगे, 3 लिखोगे, इतने में आप खुश हो जाओगे। तो जब पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसी समय वापस मेंटली आप प्रिपेयर रहें हर चीज़ को। जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं दिमाग में रहनी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ो तो भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता पढ़नी चाहिए। गरीबी निवारण योजनाएं पढ़ रहे हो, तो आप ऐसा नहीं साहब गरीबी निवारण योजनाएं, सवाल आपसे ये पूछ ले राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही गरीबी निवारण योजनाएं की प्रमुख विशेषताएं बताओ। आप तो सोच रहे योजनाओं के नाम लिखने, उसने पूछ लिया विशेषताएं। तो इस तरीके से मेंटली चीज़ों को फ्रेमवर्क करना सीखो। इसी तरीके से आपसे पूछ ले राजस्थान की स्थापत्य कला की विशेषताएं, दुर्ग वगैरह सारे बता दोगे, चीज़ें याद नहीं आती मौके पे। राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय चेतना, है ना, ऑन द स्पॉट आपसे लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो कीमत है ना, सिर्फ ये नहीं कि एक सवाल नहीं आ रहा, अब एक सवाल आपको कम आ रहा है, घर से आपने अभ्यास नहीं कर रखा है, तो जहां इसमें 5 मिनट लगने चाहिए वहां 7 मिनट लगेंगे। इस सवाल की जो कीमत है वो आपका दूसरा सवाल भी चुकाएगा, है ना। अब आप राजस्थान राष्ट्रीय साहित्य में सोच रहे हो, हाँ साहब कन्हैयालाल सेठिया जी हुए थे, सूर्यमल मिश्र जी हुए थे, बांकेदास जी हुए थे, सुमनेश जोशी हुए थे, रेवतदान जी हुए थे, 5 आदमी, आगे क्या लिखोगे। तो आपके पास में अधिक से अधिक लिस्ट होनी चाहिए, है ना। इसी तरीके जैसे आपको राजस्थान के वाद्य यंत्र बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन आपको एकदम पूछे कि राजस्थान के वाद्य यंत्र 50 में लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 वर्गीकरण करना पड़ेगा ना, तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, इस तरीके से 4 का वर्गीकरण करोगे, फिर चारों में बताओगे कि साहब ये वाद्य यंत्र ये है। तो अब सोचो 5 नंबर का ये सवाल है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र,
ठीक है। और आपने घर से अगर प्रैक्टिस नहीं की है, तत्ववाद्य सुशिर वाद्य सारे आपने घर से रट करके नहीं गए सीधे के सीधे, तो इस सवाल के अंदर कम से कम आपको 15 मिनट लग जाएंगे। ये सवाल सही कब होगा, जब, इसीलिए मैं कहता हूं मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका एक एक शब्द किताब को किनारे रख दो और आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब राजस्थान में सड़क विकास एक छोटा सा टॉपिक है, आपको तो अच्छे तरीके से आता है, आप कहोगे साहब प्रारंभिक परीक्षा में टिक लगा देंगे, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में टिक। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को अलग मत मानो। प्रारंभिक परीक्षा में जब आप पढ़ो ना, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरे के पूरे नोट्स बना लो, वही मुख्य परीक्षा में काम आने हैं आपको। अब सड़क है तो सड़क के अंदर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर नोट्स बनाओ, क्या बनाओ, ये तो बनाओगे साहब राजस्थान के अंदर आज़ादी के समय में सड़कों का क्षेत्रफल इतना था, ठीक है, और वर्तमान के अंदर इतना है, नेशनल हाईवे वर्तमान में इतने हैं, वर्तमान में स्टेट हाईवे इतने हैं, ये सड़कों के प्रकार है, ठीक है। सड़क नीति घोषित की गई थी। इसके अलावा कौन कौन सी साहब चेतक परियोजना, मिसिंग लिंक परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सड़क विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है। सड़क नीति है, रिडकोर है, और कोई संरचनागत प्रक्रियागत कोई संस्था है या कोई सरकार के द्वारा योजना है। इसके अलावा कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आते थे सड़क विकास के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो तथ्य पढ़ रहे हो वो सारे के सारे टू द पॉइंट लिखना ही मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा में कोई अलग नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में जो आपने तथ्य पढ़े हैं, जो रॉ मटेरियल पढ़ा है, जो कच्ची सामग्री पढ़ी है, उस कच्चे सामग्री से ही आपको, उस मिट्टी से ही आपको मूर्ति बनानी है, और आप वो कुम्हार हो कितनी शिद्दत से बनाते हो वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आप लापरवाही करते हो, आप सोचते हो जैसे मान लो बीकानेर है, आप ये सोचोगे सब बीकानेर के बारे में लिख देंगे। शिक्षक ने कुछ पूछा ही नहीं, परीक्षक ने कुछ पूछा ही नहीं, ऊपर आया जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, आप सोचोगे क्या लिखें, लिख देंगे। नहीं, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। करना क्या है, जैसे बीकानेर है ना, हर शहर का 15 शब्द में और 50 शब्द में तैयार करके रखूं। जैसे बीकानेर पूछे तो साहब बीकानेर की स्थापना किस वर्ष किसने की, फिर दुर्ग, फिर मंदिर, फिर महल, फिर प्रसिद्धि, भुजिया, रसगुल्ले, वुलन, मूंगफली, लोक संस्कृति, रमत, नृत्य, अग्नि नृत्य। इसके अलावा संस्थान कौन से है कि साहब कैमल फार्म है, म्यूजियम है, यूनिवर्सिटी है, कोई बड़ा ऑफिस जैसे निदेशालय है। तो इस तरीके से 15 शब्द में 50 शब्द में जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, सारे के सारे आपको तैयार करने हैं। और ये बात सिर्फ राजस्थान जीके के लिए नहीं है, बल्कि भारत का जो जीके है उसके लिए भी आपको ऐसा ही करना है। कैसे करना है कि साहब जैसे भारत के भूगोल की बात करें तो भारत का भूगोल एल नीनो क्या है आपको 50 शब्द में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए भारत का जो भौगोलिक विभाजन है 4 तरीके से अगर बांटा हुआ है तो चारों पे 50 शब्द घर से रट करके जाओ कि साहब ये तो हिमालय है, ये पूर्वी मैदान है, ये पश्चिमी मैदान 50 शब्द में है। भारत की मिट्टियां पूछे तो 100 शब्दों में समग्र मिट्टियां करके जाओ। और अलग से अगर पूछ ले कि कपास की मिट्टी तो 50 शब्द में कपास की मिट्टी भी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। भारत की बहुउद्देश्य परियोजना, अगर भाखड़ा नांगल परियोजना अलग से पूछ ले तो 100 शब्द आपको आने चाहिए। दामोदर परियोजना पे अलग से 50 शब्द आने चाहिए। और समग्र रूप से पूछ ले कि भारत की बहुउद्देश्य परियोजनाएं तो आपको आना चाहिए शुरुआत में 100 शब्द में। अगर पूछे भारत की बहुउद्देश्य परियोजना तो शुरुआत में तो एक पंक्ति में बताओ कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहते किसे हैं, और फिर जो प्रमुख जो परियोजनाएं हैं उनकी लिस्ट बनाओ कि साहब ये तो नाम है प्रमुख परियोजना। और नाम अगर लिस्ट बना करके नहीं करना चाहते हो तो पहले नाम लिखो कि साहब रिहंत परियोजना, फिर कोष्टक के अंदर लिखो दामोदर परियोजना, फिर कोष्टक के अंदर लिखो। तो इस तरीके से आपको तैयार करने पड़ेंगे। क्वेश्चन जो है उसमें समग्रता आनी चाहिए। जैसे मैं अभी एक आरएस टॉपर की एक कॉपी देख रहा था, तो उसने आरएस टॉपर है वो, ठीक है, लेकिन एक सवाल था नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना में उसने लिखा और 1 नंबर मिला। दोस्तों बेसिक सवाल है ये। इसमें अगर ऐसे सवाल आप गलत करते हो, हालांकि उनके नंबर बहुत अच्छे आ गए क्योंकि बाकी पोर्शन उनका बहुत अच्छा है, और एक पेपर हो सकता है उनका थोड़ा सा कमजोर गया हो, बाकी में अच्छे नंबर लेकर के आ गए, है ना। लेकिन कहने का मतलब है आपके लेवल पे ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप नदी जोड़ो परियोजना, तो सबसे पहले साहब नदी जोड़ो परियोजना की बात किसने की साहब, नदी जोड़ो परियोजना की बात इसने की, ठीक सर। क्या फायदे बताए साहब नदी जोड़ो परियोजना के, ये फायदे। सुरेश प्रभु की अध्यक्षता के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के समय टास्क फोर्स बताया
कितना लाभ होगा साहब, इतना लाभ होगा। कितनी उत्तर भारत की नदियां जोड़ी जा रही, कितनी दक्षिण भारत की नदियां जोड़ी जा रही है, और पारिस्थितिकी असंतुलन होगा तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। घर से एक एक शब्द आपके पास में तैयार होने चाहिए। ठीक है, भारत में उद्योग पूछे, चाहे सूती वस्त्र उद्योग पूछो, चाहे चीनी उद्योग पूछो, लोह इस्पात उद्योग पूछो, कुछ भी पूछो, एक जैसा पैटर्न करके रखो। कि सूती वस्त्र उद्योग पूछे तो साहब सबसे प्राचीन संगठित उद्योग सबसे पहले मुंबई के अंदर फैक्ट्री, ये इसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं, इसको ये कहते हैं, और यहाँ प्रमुख उत्पादन केंद्र है, और ये समस्याएं हैं। सीमेंट उद्योग पूछे तो भी साहब सबसे पहले बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर योगदान, और सबसे पहले 1904 के अंदर मद्रास में, या जहाँ भी फैक्ट्री खोली गई, ये फैक्ट्री खोली, प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ, ये प्रॉब्लम है वर्तमान के अंदर ये, और लास्ट में हल्का सा राजस्थान का भी रेफरेंस दे दो एक लाइन के अंदर, ये लो साहब। ठीक है, और भारत में कृषि पूछे, आपके पास में पॉइंट क्या बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या है, जैसे मान लो आप पढ़ के जाते हो, आपके पास में चीज़ें बहुत है, आपको ज्ञान बहुत हो जाएगा जब प्रारंभिक परीक्षा आप दोगे, लेकिन दिक्कतें क्या है, ज्ञान बिखरा हुआ है, उनको इंटीग्रेटेड करके एक जगह लाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में कृषि है ना, तो आप याद इस तरीके से करो कि पूरी जिंदगी के लिए ताउम्र याद रहे, है ना। जैसे मान लो मेरे से पूछेंगे भारत की कृषि की क्या स्थिति, तो सब रट लो ऐसे पॉइंट के साथ। भारत के अंदर मानसून पर निर्भर है, कृषि के अंदर अनियमितता है, अनिश्चितता है, अपर्याप्तता है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, सतही जल की उपलब्धता बहुत कम है, कृषि के अंदर पिछड़ापन है, कृषि के जो तरीके हैं बहुत ही पुराने तरीके हैं। यहाँ के जो किसान है वो गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में बड़ा होता है, गरीबी के अंदर ही मर जाता है। किसानों की दुर्दशा का चक्कर की बात कर दो। इसके अलावा कह दो साहब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, किसानों के जो मूल्य है उनको वाजिब भाव नहीं मिलता, नकदी फसलों को प्रोत्साहन नहीं है, कृषि के अंदर नवाचार नहीं है। हरित क्रांति हुई है लेकिन हरित क्रांति का फायदा एक फसल विशेष को ही हुआ है। नई क्रांति की समग्र क्रांति की जरूरत है। शुष्क खेती समेत, फव्वारा सिंचाई समेत नवाचारों से नवाचार नहीं है, तो है ना। ऋण के अंदर, लोन के अंदर बता दो दिक्कत है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो समग्र ऐसे 15-20 पॉइंट आपके पास में होने चाहिए। इसी तरीके से भारत के उद्योग धंधों की बात करें तो आपके पास में पॉइंट होना चाहिए कि सब आज़ादी के समय में अर्थव्यवस्था मिली थी, ऐसे एक पॉइंट। ठीक है, अब इनको संक्षिप्त में लिखना, ऐसा नहीं बिल्कुल आज़ादी के समय में प्रॉब्लम, ठीक है, भारत विभाजन से उत्पन्न समस्या, सीधी सी बात, विरासत, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सब कच्चे माल की बहुत समस्या है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमज़ोर है, मार्केटिंग व्यवस्था में कमजोरी है, पैकेजिंग व्यवस्था के अंदर कमजोरी है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसमें उस स्तर पर टिक नहीं पा रहे हैं, निर्यात के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, लेबर की प्रॉब्लम है, हड़ताल की प्रॉब्लम है, तालाबंदी की प्रॉब्लम है, श्रमिक और प्रबंधन के बीच में जो विवाद है उसकी समस्या है, औद्योगिक जो रुग्णता है उसकी समस्या है, मिसमैनेजमेंट की समस्या है, लोन की प्रॉब्लम है, बहुत बार ऐसे उद्योग जहाँ पे मांग नहीं है। तो इस तरीके से समग्र उद्योग पॉइंट आप अब ये पॉइंट अगर आपको आ रहे हैं ना, जैसे आपने देख लिया कृषि में क्या प्रॉब्लम है, उद्योग में क्या प्रॉब्लम है, तो ये कि ये आपसे पूछेंगे कि कृषि के समाधान के लिए सुझाव बताइए, उद्योग के समाधान के लिए सुझाव बताइए, तो आप फिर वही वापस वही बात है ना, वो जो पॉइंट अभी कमियां बताइए ना, वो जैसे उद्योग की बात आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, निर्यातोन्मुखी इकाइयों का प्रोत्साहन। दोस्तों, आप जब बार बार लिख करके अभ्यास करोगे ना, तो मैं ये कहता हूँ, आप इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप 2 महीने 3 महीने पढ़ करके देखिए, फिर आपको एक पैटर्न बन जाएगा। जो ही पूछे, राजस्थान लोक सेवा आयोग 1949 में गोगरा घाटी के अंदर स्थापित, कोष्टक में अमर घोष प्रथम अध्यक्ष, इस तरीके से आपका एक पैटर्न बन जाएगा। मानवाधिकार आयोग इस वर्ष के अंतर्गत स्थापित जो मानवाधिकार आयोगों के पुष्पन पल्लवन, मतलब एक भाषा बन जाएगी। सूचना आयोग, तो उसकी भाषा बन जाएगी। रिको, राजसिको, कुछ भी पूछे आपका एक पैटर्न बन जाएगा। विश्व बैंक पूछे तो साहब 1945 के अंदर ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत में, है ना, अमुक जगह पे स्थापित एक वैश्विक संस्थान जिसका कार्य WTO पूछे, विश्व व्यापार संगठन पूछे तो, है ना, गेट 48 कोष्टक में 48 का पूर्ववर्ती संगठन, गेट कोष्टक में 48 का ही नया रूप विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 95 में की गई, जिसका कार्य ये है, वर्तमान में सदस्य संख्या ये है, वर्तमान में अध्यक्ष ये है। तो आप जब मेहनत करोगे ना, तो आपका खुद का एक पैटर्न विकसित हो जाएगा। आपको नींद से उठा करके रात को भी पूछेंगे ना कि हाँ जी बताओ इसका जवाब क्या है, तो आप बता दोगे। इसी तरीके से थोड़ी चर्चा विषय पे कर लेते हैं। जैसे गीता है ना,
समाजशास्त्र है, जैसे लोक प्रशासन है, इनमें भी वही बात है, आपको की पॉइंट याद करने हैं। अब गीता है, आप, मैं कह रहा हूँ गीता किसी भी व्यक्ति के पास में पढ़ के आ जाओ, मेरा ऐसा मानना है गीता 4 ही पॉइंट की बात करती, 3 या 4 ही पॉइंट की बात है। पहला पॉइंट निष्काम भाव, फलाकांक्षा रहित होकर के विशुद्ध कर्तव्य चेतना, कोष्टक में तुलना कर दो। आपके उत्तर में 2 चीज़ें होनी चाहिए, समसामयिक जो मुद्दे हैं उनसे जोड़ना चाहिए और एक तुलनात्मक दृष्टि होनी चाहिए। यानी ये बात ये कह रहा है तो और कौन कह रहा है। जैसे पुरुषार्थ की बात हो रही है तो और भी कोई कहता है क्या पुरुषार्थ के बारे में, आप बताओ। वर्ण आश्रम की बात हो तो और भी कोई कहता है क्या, उससे संबंधित आप बातें मिलती जुलती बात कहो। जैसे गीता निष्काम कर्म की बात करता है तो वेस्टर्न फिलोसॉफी में भी कोई करता है क्या। बेंथम और मिल उपयोगितावाद की बात करता है तो गांधी जी भी ऐसी कोई बात करते हैं क्या। तुलनात्मक उत्तर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो सबसे पहला फलाकांक्षा रहित होकर के विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित होकर के कर्म करो और कर्मों को कुशलता के साथ में करो। भगवत गीता के अंदर ये कहा गया कर्म करो, अनाड़ी की तरह मत करो, कुशलता के साथ में करो। इसी तरीके से आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, कुशलता के साथ में करो। ये अभी वीडियो देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि 50% लोग ही होंगे जो अभी तक वीडियो बिना बेचैनी के साथ में देख रहे होंगे। 50% क्विट कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, धैर्य नहीं है। गीता ये कहती है कि काम करो, वर्क करो, 100% योग्यता के साथ में करो और कुशलता के साथ में करो। परिणाम का मत सोचो, परिणाम तो मिलना ही है। एक छोटा बच्चा है आपके घर के अंदर, ठीक है, अब पौधा उगाया है, अब वो बच्चा जा रहा बार बार उस पौधे को देख रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि बच्चा पागल है। ऐसे बार बार उद्विग्न होने से, बेचैन होने से कोई पौधा बड़ा थोड़ी हो जाएगा। आपको मालूम है ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई बीज है, पौधा बना है, अपने आप बड़ा हो जाएगा, पुष्पन होगा, पलवन होगा, फल लगेंगे, सारी चीज़ें होगी, समय लगता है। लेकिन जब खुद की बात आती है तो आप में वो धैर्य नहीं रह पाता, आप कर्म को परिणाम से जोड़ देते हो। मेरे पास इस YouTube चैनल पे जो भी कमेंट आते हैं उसमें से 80% कमेंट ये आते हैं कि सर RS का कट ऑफ क्या रहता है, RPS का कट ऑफ क्या रहता है। भाई अभी तक प्रीलिम्स हुई नहीं, मेंस हुई नहीं, उससे पहले ये बातें कर रहे हो, तो इन बातों का क्या मतलब। कर्म करो, मेहनत करो और सवाल पूछना तो ये कहो कि सर मैं लोक प्रशासन को कैसे सुधारूं, मैं दर्शन शास्त्र को कैसे सुधारूं, मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कौन सी किताब पढूं, कैसे पढूं, मैं आर्थिक समीक्षा को कैसे पढूं, ये किताब 400 पेज की है, मैं इसको शॉर्ट में कैसे करूं। ऐसे सवाल पूछो जिनका कोई औचित्य हो। ऐसे काल्पनिक जो सवाल पूछते हो, है ना, जिनको सुनकर के मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है, अटपटा लगता है, ऐसे सवाल ना पूछो, सवाल रणनीति से संबंधित पूछो, ठीक है। तो फिर आपको अहेतु की भाव से निमित्त समझ करके, खुद को निमित्त समझ करके कर्म करो। स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब ब्राह्मण, वैश्य, क्षुद्र, क्षत्रिय सब अपना कर्म करें। तो लोग कहेंगे साहब फिर तो ये गलत बात है, आज के लोकतांत्रिक युग में कैसे संभव है। नहीं, जो परिभाषा, जो मर्म दिया है भगवत गीता में, उसको कैच करो। योग्यता, गुण और स्वभावानुसार। अब देखो इसमें भी आप ऐसे फ्रेमिंग ऐसे करो, स्वभाव अनुसार को कैसे करो, संधि विच्छेद होता है ना, वैसे संधि करो, है ना, स्वभावानुसार। फिर त्रिगुण, सत्व, रजस, तम, 3 गुण है तो उसको करो त्रिगुणीय कर्म। त्रिगुणी तो टीचर को भी लगेगा, जो शब्द है ना, मुन्ना भाई MBBS में कहता है ना हृदय परिवर्तन। तो वैसे जो शब्दों का जो चयन है ना, जब आप दर्शन शास्त्र के शब्दों का प्रयोग करो तो ऐसा लगना चाहिए आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हो। और समाजशास्त्र के शब्दों का जब प्रयोग करना लगन टीचर को लगना चाहिए आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हो। आप जब अर्थशास्त्र में उत्तर लिखते हो तो लगना चाहिए कि अर्थशास्त्र में और आंकड़ों का कोई जादूगर है। और जब आप राजस्थान के सवालों के उत्तर लिखते हो तो उस शिक्षक को लगना चाहिए कि ये कोई राजस्थान के बारे में, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति को का कोई सूक्ष्म विश्लेषक है। दोस्तों अमिताभ बच्चन जब हिंदी बोलते हैं ना तो उनकी हिंदी इतनी परिष्कृत, इतनी शुद्ध, इतनी प्रांजल है कि हर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है, कौतुक में पड़ जाता है कि इतनी शुद्ध हिंदी कैसे है। और जब वो अंग्रेजी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई अंग्रेजी बोल रहा है। ये होती भाषा का प्रवाह, भाषा पे पकड़, भाषा पे सिद्धस्त। तो आपको वही बनना है, ठीक है। तो आगे हम बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से एक पैटर्न रखो, संस्कृतिकरण। आप लोग क्या कर देते हो, 15 शब्द में पूछा संस्कृतिकरण, आप बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन उसको और सुधारना है। कैसे सुधारना है, आपने लिख दिया है संस्कृति से एम श्रीनिवासन द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्रीय अवधारणा जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों का अनुकरण करते हैं।
दो में से एक मिल जाएगा, सवा मिल जाएगा, लेकिन शिक्षक की दिल की कली खुल जाए ऐसा उत्तर नहीं। जब उसमें आप लिखोगे पद्मश्री, क्योंकि पद्मश्री तो है एक शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो पद्मश्री मत भी लिखो, एम श्रीनिवासन समाजशास्त्री तो लिखो। कौन भाई एम, कौन एम श्रीनिवासन कौन? राजनीति विज्ञान का है कि हिस्ट्री का जानकार है ना, समाजशास्त्री। तो एम श्रीनिवासन द्वारा जो साल है 1955, 60, 65, 50 जो भी 1955 में प्रतिपादित वह सामाजिक अवधारणा, तो कितना भाषा के अंदर प्रवाह है, वह समाजशास्त्रीय अवधारणा जिसमें निम्न जाति के लोग, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोमा लगाकर खान पान रहन सहन विचार दर्शन जितने पॉइंट डाल सकते हो वो पॉइंट आप ज़्यादा से ज़्यादा डालो। अब सामाजिक मूल्य है समाजशास्त्र के अंदर, आप लिख देते हो समाज मूल्य ये, अरे भाई सामाजिक मूल्य की जितनी भी विशेषताएं हैं वो कोमा लगा लगा करके उस सामाजिक मूल्य के अंदर सारे के सारे सार तत्व है ना वो उसके अंदर डाल दो। कभी कभी क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता पूछ ली, है ना, आपने लिख दिया भारतीय संविधान में ये वर्णित है, अरे भाई उसने भारत में धर्मनिरपेक्षता पूछी नहीं, उसने सिंपल धर्मनिरपेक्षता पूछी है। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने के लिए कहा है, आपको ये नहीं कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता। तो ये भी कभी कभी ध्यान रखें कि सवाल कैसा पूछा जा रहा है। जो सवाल पूछा, जब आप मुख्य परीक्षा में बैठे हो तो सबसे पहले जरूरी है कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसका अर्थ समझो, उस सवाल को टुकड़ों में बांटो। अगर 100 शब्दों में है, बड़ा सवाल है तो उसको टुकड़ों में बांटो, है ना। टुकड़ों में कैसे बांटो? जैसे पूछा गया कि राजस्थान में सहकारिता आंदोलन में बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ बाकी है, तो सवाल 2 टुकड़ों में बच गया। 100 शब्दों में लिखना है तो 50 शब्द में तो आपको बताना है क्या किया गया है और 50 में बताना है कि क्या किया जाना बाकी है। टुकड़ों में हो गए ना, तो सवाल को क्या करो, टुकड़ों में बांटो। इसके अलावा आलोचना, समालोचना, विवेचना, टिप्पणी जो भी पूछा जा रहा है, जो टेलवर्ड है, जो ये पिछले कुछ शब्द है, इन पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर इन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके अंकों के अंदर ड्रामेटिक कमी ला देंगे, क्योंकि सवाल को सही समझ ही नहीं रहे आप। कहते हैं वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये 3 दोष हो जाए ना तो वो आदमी बीमार कहलाता है। इसी तरीके से मैं आपको कहूँगा कि अगर मुख्य परीक्षा में सवाल को सही नहीं पढ़ते हो, सही नहीं समझते हो और सही नहीं लिखते हो तो आपको भी ये बीमारी है और इस बीमारी का तुरंत इलाज कराएं। इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में जनजीवन, जनजातीय जनजीवन, है ना। आपको पता है अब भील है, मीणा है, ग्रासिया है, सहरिया है, डामोर है, सारी जनजातियाँ, और इस पर कितना पढ़ रखा है भीलों पे। भीलों के घरों को ये कहते हैं, कोठी को ये कहते हैं, वस्त्रों को ये कहते हैं, स्त्री के वस्त्रों को ये कहते हैं, ये दुनिया भर का पूछते हो, ठीक है। अब उसने क्या किया, राजस्थान में जनजाति सारे 100 शब्दों के अंदर राजस्थान में सारा ही जनजातीय जीवन लिख दिया है। तो कितना मुश्किल होगा, आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना। अब जब ये जनजातीय जीवन पूछा है तो फिर ये घर फर, ये छोटी मोटी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी और लिखनी भी पड़ेगी। तो 2-2 पॉइंट कैसे करके अति संक्षेप में, वहां पे कला है। ये घर से आप सोच के जाओ कि भाई एक सवाल पूछ रहे हैं, है ना, भीलों पे अगर 50 शब्द में अलग पूछ रहे तो क्या लिखना है, और पूरे राजस्थान के जनजातीय समाज से संबंधित या संस्कृति से संबंधित सवाल पूछ ले तो क्या लिखना है। तो इस तरीके से तैयारी आपको करनी है। तो सारगर्भित रूप से बात कहूँ तो मुख्य परीक्षा के लिए क्या करना है, स्तरीय पुस्तकें पढ़नी है, उनके नोट्स बनाने हैं, उनको समसामयिक मुद्दों से जोड़ना है। पिष्ट पेषण का दोष नहीं होना चाहिए। पिष्ट पेषण का मतलब एक ही बात को बार बार कह रहे हो आप, कैसे, है ना। जैसे बीए में पढ़ते थे शाहजहाँ का काल शांति का काल था, अशांति का नामो निशान ही नहीं था, क्या बकवास है ये। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूछे तो कोमा 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 लगा करके उत्तर को समग्रता के साथ के अंदर आपको लिखना चाहिए। तो मुख्य परीक्षा के अंदर क्या होना चाहिए, पिष्ट पेषण का दोष नहीं होना चाहिए, और एक आप जो बात कह रहे हो उस बात में तर्क होना चाहिए, उस बात में किसी तरीके के पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। आपका उत्तर किसी भी दृष्टि से ऐसा नहीं लगना चाहिए जिसमें आपको भारत के संविधान के विपरीत बात हो। आपका जो उत्तर तार्किक, वैज्ञानिक, मानववादी उत्तर होना चाहिए। अगर किसी टॉपिक पे आपसे विचार पूछे तो, है ना, तो आपके उत्तर के अंदर क्या होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। उत्तर के अंदर टू द पॉइंट होना चाहिए, संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए, और पॉइंट में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है तो औरंगजेब को आप पहले नंबर पे नहीं रख सकते। भारतीय संविधान की विशेषताओं में आप ये नहीं कह सकते मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है, जो पहले नंबर पे है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लिखित संविधान। तो इस तरीके से पैटर्न आपका होना चाहिए। तो ये मुख्य परीक्षा से संबंधित बात होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं साक्षात्कार से संबंधित।
साक्षात्कार क्या है दोस्तों? जो आप YouTube पे देखते हो, कैसा सवाल पूछ लिया वैसे पूछ लिया, ऐसा साक्षात्कार के अंदर कुछ भी नहीं पूछते हैं। साक्षात्कार वस्तुतः आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। अभी तक आपने जो प्रारंभिक परीक्षा में तथ्य पढ़े, मुख्य परीक्षा में आपने विश्लेषण किया। अब साक्षात्कार के माध्यम से वो ये जानना चाहते हैं कि लोक सेवक में जिन गुणों की उम्मीद की जाती है वो गुण आप में है कि नहीं है। अभी तक जो आपने पढ़ा है उन विषयों के प्रति व्यवहारिक रूप से आपका दृष्टिकोण कैसा है। भारत के संविधान के बारे में आप क्या सोचते हैं, भारत सरकार की नीतियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका जो दृष्टिकोण है वो तार्किक है कि नहीं है, वैज्ञानिक है कि नहीं है, आप किसी समस्या को सॉल्व कैसे कर पाते हो, आप टीम प्रबंधन में दक्ष हो कि नहीं हो, आप में नेतृत्व क्षमता कैसी है, आपकी निर्णय की जो क्षमता है वो निर्णय क्षमता कैसी है, आपकी व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। और मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इसमें आपको हो सकता है सिचुएशनल क्वेश्चन दे, किसी मुद्दे पे आपके विचार जानने की कोशिश की जा सकती है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें अंतर्निहित जो गुण है उनका उद्देश्य कोई आपको बाहर करना नहीं है, उनका उद्देश्य आपके व्यक्तित्व के अंदर जो पक्ष है उनको बाहर लाना है। इसीलिए साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। साक्षात्कार में बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर की बातें होती है, लेकिन आपको तो यही विश्वास रखना है कि जीवन के अंदर कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आप साक्षात्कार के लिए जिस दिन भी जाएं, आप अपने बायोडाटा को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका जन्म दिवस, उसका कोई ऐतिहासिक महत्व, आपने 10वीं 12वीं जहाँ से की, उस बोर्ड का, उस यूनिवर्सिटी का लोगो, उसकी स्थापना, उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उसकी समझ, उन आपके ज़िले की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, ज़िले में पोटेंशियल एरिया क्या क्या है, उस तरीके की बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो राजस्थान से संबंधित संपूर्ण पारिस्थितिक, राजस्थान की आर्थिक सामाजिक समस्याएं, राजस्थान की गहरी दृष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा आपको समसामयिक जो मुद्दे हैं उन पर बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए जब आप साक्षात्कार के लिए जाओ, और उस समय तत्कालीन समय में जो घटनाएं घटे उनसे संबंधित बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही समग्र जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप जो स्कीम, उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपका जो ड्यूटी है, आपका जो पद है, आप RS क्यों बनना चाहते हो, आप जिस जॉब में उस जॉब को छोड़ करके क्यों आना चाहते हो, लंबे समय बेरोजगार रह गए तो इतने लंबे समय बेरोजगार क्यों रह गए, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो पूछेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, इसको छोड़ कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर छोड़ करके RS के अंदर इसमें क्यों आना चाह रहे हो। अगर एकेडमिक रिकॉर्ड कमज़ोर है तो पूछेंगे कमज़ोर क्यों है। तो बायोडाटा से संबंधित जो शुरुआत है वो होती है। इसके अलावा इंटरव्यू के अंदर क्या होना चाहिए, आपके बातों के अंदर कतई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार तो कह दे साहब भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां भारत के लिए बहुत ही घातक है, और फिर 4 पॉइंट पे 5 पॉइंट पे या आधे घंटे बाद में लंबा इंटरव्यू चले उस दौरान आप इस बात को भूल चुके हैं, वापस आप बिल्कुल उल्टी बात कह दें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका दृष्टिकोण है कि, और दूसरी बात, दृष्टिकोण हमेशा संतुलित रखो। आज के युग के अंदर आप ये कहते हो कि साहब मल्टीनेशनल कंपनी देश के लिए घातक है या आरक्षण सही नहीं है, इस तरीके की बात आज के युग के अंदर आप नहीं कह सकते। आपका जो दृष्टिकोण, जो बैलेंस है, लोक सेवक का जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण ये है कि भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं उसकी सीधी आलोचना होने की बजाय उसमें छोटी मोटी अगर कोई कमी लगे तो उस कमी की ओर इंडिकेशन कर सकते हैं कि सर बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत किया गया है, लेकिन छोटी मोटी ये समस्याएं हैं, फिर भी इनका समाधान हो रहा है ना। जैसे भ्रष्टाचार से संबंधित है, तो आपको साक्षात्कार देते समय दृष्टिकोण को बहुत ही सकारात्मक रखना है, सरकार की नीतियों में विश्वास रखना है, और आपको ये मान करके चलना है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं बहुत अच्छी है और छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद भी देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लोकतंत्र की स्थिति बहुत ही अच्छी है, हमारा लोकतंत्र नया लोकतंत्र है, विकासशील देश के अंदर आते हैं हम, विकसित देशों से हमारी तुलना नहीं की जा सकती, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन सूचना का अधिकार आ चुका है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, सुधार हो रहे हैं, जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है ना, और बहुत ज़्यादा सुधार हो रहे हैं और नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके की बात आपको इंटरव्यू के अंदर करनी है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश की मैंने RS प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से संबंधित आपसे कुछ बातें साझा करूं। और मैंने जैसे कि आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही लंबा आलेख लिखा हुआ है, आपके लिए बहुत ही उपयुक्त हो सकता है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिक्रिया देकर के मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।